अस्सलामुअलैकुम जी जनाब। मैं दोबारा आपकी खिदमत में आ गया हूँ जी फ्रॉम यूट्यूब चैनल द ट्विंस एकेडमी। बहुत कुछ अब आगे चीज़ें चेंज होने वाली हैं जी मेरे चैनल पे, और बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ। सो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जी ओ लेवल्स का पेपर। कल मैं इंशाल्लाह आईजीसीएसई के जो लेटेस्ट पेपर हैं उनकी भी वीडियोस बना के अपलोड करना शुरू करूँगा। सो 2024 ये आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा ओ लेवल्स का। सो आज का पेपर है मई जून 2024 वेरिएंट 1-1। चलें स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी मेड सिलेंडर कंटेन वाटर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप 10 बैलेंस। आपके पास दो मैस गिवन है और आपके पास दो वॉल्यूम गिवन है, तो ये तो बड़ा आसान काम है जी। चेंज इन मैस आपने कैलकुलेट करना है, वो आप M2 माइनस M1 से करना है, और चेंज इन वॉल्यूम करना है। क्योंकि ये 15 और 20 के बिल्कुल मिड में है, तो ये वैल्यू मैंने 17.5 कर ली है। ये 5 और 10 के दरमियान है, तो ये वैल्यू मैंने 7.5 कर ली है। सो इसमें आपके पास फिर क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन बनती है जी 34 एंड 10, ऑप्शन सी। ये फिर अब आपके जहाना से रिलेटेड आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 डेट विच क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी वर्जन फोर्स होगी। बाकी सारी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, उसमें हमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। अगर आपने किसी को पंच मारना है, मुक्का मारना है, तो फोर्स आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसके लिए मैंने डाटा कलेक्ट किया थी। कहते हैं द टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन ईच 2 सेकंड। टाइम इंटरवल सेम है। सो 12 सेकंड्स के लिए उसने उसका डिस्टेंस और टाइम बता दिया। पहले 2 सेकंड में आप देखें आपके पास क्या आ रहा था, जो डिस्टेंस से 10 आ रहा था, फिर अगले में 10 आ रहा था। फिर इन दो का डिफरेंस देखें, 4 से 6 से लेकर 6 से 8 कितनी चेंज आई। 2 ज़्यादा हो गया, फिर 3 ज़्यादा हो गया, फिर 7 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है, पहले तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद टाइम इंटरवल तो सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। पहले 11 था, फिर 13 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 23 हो गया। इनके दरमियान अगर आप गैप देखें तो 2 का था, 3 का और 7 का। सो नाउ द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड विद दिस इट इज एक्सेलरेटिंग, लेकिन ये पैटर्न यूनिफॉर्म नहीं है। सो 3 ऑप्शन ए, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एंड देन फॉलोड बाय द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बड़ा अच्छा सवाल था जी। इसमें कहते हैं जी दो क्यूब है एक्स एंड वाई, दोनों का मैथ सेम है, और एक जो एक्स है उसकी लेंथ डबल है एज कम्पेयर टू वाई। अच्छा, मैंने काम क्या किया जी कि मैंने इक्वेशन बना दी। इक्वेशन कैसे बनाई मैंने, मैथ दोनों का सेम रख लिया, उसको मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया। डेंसिटी ऑफ एक्स ओवर डेंसिटी ऑफ वाई, मैथ ओवर वॉल्यूम, मैथ ओवर वॉल्यूम। अब ये वी वाई रेसिप्रोकल से ऊपर चला गया और वी एक्स जो है वो नीचे आ गया। ये है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स वीक है तो कुछ खाएं पिए ताकि मैथ आपका जरा स्ट्रांग हो। ये मैथ इस मैथ से कैंसिल हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ वाई ओवर वॉल्यूम ऑफ एक्स, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस डेंसिटी, ठीक है। अब y का मैंने साइड है क्यूब है, एक 2 इंटू 2 कर दिया, तो इसका वॉल्यूम बन गया मेरे पास 8। और x कह रहे थे डबल है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बनता है 64, 64। सो अब मैंने काम क्या किया, 8/64 कर लिया। 8/64 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/8। 1/8 बराबर होता है भाईजान, अगर आप कैलकुलेटर पे करके देख लेना तो 0.125। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एन ऑब्जेक्ट slides down on a frictionless, यानी फ्रिक्शन है ही नहीं, शाबाश। as the object presses on the surface, इसने और तुम कर रखे, खिंच कर रखे। अच्छा, द सरफेस पुशेस बैक ऑन टू द ऑब्जेक्ट, यानी रिएक्शन। और ये क्योंकि आपके पास प्लेन है, प्लेन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, उसके परपेंडिकुलर सरफेस के। नॉर्मली स्टूडेंट इसकी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं बी, क्योंकि वेट एक्ट कर रहा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दे थॉट के नॉर्मल रिएक्शन जो है वो उसके ऑपोजिट एक्ट करता है। लेकिन दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। हमेशा आप देखें जो भी फोर्स आपके पास नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, और इसमें भैया सिर्फ एक ही फोर्स है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है, जो डायरेक्शन है, एंड दैट इज द ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा जी, इससे पहले मैं एक दफ़ा बता दूं, थिंकिंग डिस्टेंस। थिंकिंग डिस्टेंस आपके पास क्या आता है जी, द डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर अप्लाइंग द ब्रेक्स
braking distance, the distance traveled after applying the brakes, and stopping distance. Stopping distance होता है जी, stopping distance that it is the sum of thinking distance plus braking distance. तो अब इसने पहला काम ये किया, इसने कहा जी कि एक्सप्रेशन फॉर द थिंकिंग डिस्टेंस, तो थिंकिंग डिस्टेंस को आप सब्जेक्ट बना लेंगे, बन जाएगा स्टॉपिंग माइनस ब्रेकिंग, स्टॉपिंग माइनस ब्रेकिंग, या तो ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है। अच्छा, जो थिंकिंग डिस्टेंस है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक तो रिएक्शन टाइम ऑफ द जो ड्राइवर है जो चला रहा है, और दूसरा उसकी स्पीड के ऊपर। तो इन दोनों फैक्टर में से ऑप्शन सी और डी में से अगर आप उसको करें तो एक में आ रहा है लोड और एक में आ रहा है स्पीड। लोड की वजह से स्टॉपिंग डिस्टेंस चेंज होता है, थिंकिंग डिस्टेंस चेंज नहीं होता, the speed of the car. So option C is invalid and then option D is the valid option. देखिए ये आगे हुक्स लॉ से रिलेटेड आगे बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अनस्ट्रेच्ड लेंथ गिवन है आपके पास दिस, उसने कहा जी कि 6 न्यूटन पे कितनी एक्सटेंशन आती है 4, तो भैया 3 न्यूटन पे कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं, 2 सेंटीमीटर बनेगी, क्योंकि फोर्स हाफ होगी तो एक्सटेंशन भी हाफ होगी। अब उसने कहा कि व्हाट इज द टोटल लेंथ, तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है जी स्ट्रेच्ड लेंथ माइनस अनस्ट्रेच्ड लेंथ। तो मैंने स्ट्रेच्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो उसको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, ई प्लस एल 0 आ जाएगा। अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑलरेडी मुझे गिवन है 15, एक्सटेंशन थी 2, 15 जमा 2 बन जाता है जी 17, ऑप्शन डी। Which statement describe the movement of a force about a pivot are correct? Okay जी, the movement of a force is measure of the turning effect, बिल्कुल ठीक है, turning effect होता है मूवमेंट आपका, the movement of the force is equal to the force into perpendicular distance from pivot, ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, तो फिर गलत कौन सी है जी? The movement of a force is equal to the force into pressure, और भाई प्रेशर का कोई लेना देना नहीं होता मूवमेंट्स का इसके साथ। सो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास ऑप्शन ए इज द वैलिड ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिकल्स में बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके डिफरेंट उसने शो किया है डॉट से। सो मोस्ट स्टेबल, स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बेस एरिया। अगर आप इनको गौर से देखें इन सबका बेस एरिया सेम है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सबसे कम नीचे ग्राउंड के पास किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता भाईजान, ये भी इसके कंपैरिजन में ये सारे ऊंचे हैं, तो ऑप्शन सी इज द वैलिड। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। An object of mass 5 kg is pushed up slope at a constant speed of this. What is the gravitational potential energy? Gravitational potential energy का फार्मूला होता है माजी है mgh, सो mass 5 आ जाएगा, g 9.8 और हाइट आपके पास आएगी 3, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हाइट के रेफरेंस से होती है। सो 10 का आ जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, बी फॉर बैट, बैट भी हो सकता है। चलो, स्टूडेंट ऑफ मैथ्स 60 kg climbs, ये रिपीटेड क्वेश्चन में से आया जी आपको, ठीक है। he travels a horizontal distance of 2 मीटर and vertical distance of 1.5 against the gravity, दोबारा वही चीज आ गई, mgh आपने अप्लाई करना है। सो मैथ इसका कितना है जी 60 इंटू 9.8 और हाइट आपके पास है जी 1.5। सो इसकी करेक्ट ऑप्शन पे आपके पास बनती है सी। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास इसकी ऑप्शन आ जाती है 11 में ऑप्शन सी। which method of producing electricity does not involve a turbine? इसमें टर्बाइन चाहिए होती है जी, इसमें टर्बाइन चाहिए, विंड जनरेटर में टर्बाइन चाहिए। सोलर सेल आपके जो सोलर पैनल लगी है, कभी छत पे चढ़ के देखिएगा क्या उसके साथ टर्बाइन लगी है या नहीं लगी, देन यू विल बी शॉक्ड कि इनके साथ टर्बाइन नहीं लगी। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा आपका 2 स्टेप क्वेश्चन है। इसने कहा इनपुट पावर इतनी है, द लैंप वेस्ट दिस मच एनर्जी इन दिस टाइम, व्हाट इज द एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का फार्मूला होता है जी आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनपुट पावर तो गिवन है, आउटपुट पावर गिवन नहीं है, उसकी बजाय मेरे पास वेस्टेज एनर्जी और टाइम के फॉर्म में। तो पहले मैं यहाँ से वेस्टेज पावर कैलकुलेट करूंगा, पावर डेट इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, ये मैंने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला, 0.9 मेरे पास आ गया इसका वेस्टेज। अब मैंने आउटपुट पावर निकालनी, जो इनपुट होती है ना भाई जान, इनपुट होती है आउटपुट प्लस वेस्टेज,
तो आउटपुट को मैंने बना लिया, सब्जेक्ट आउटपुट आ जाएगा जी 6 माइनस 0.9 आ जाएगा 5.1। अब 5.1 आउटपुट है मेरे पास और 6 मेरे पास है इनपुट। सो अगर आप इसको करेंगे मेरे ख्याल से 0.85 इसका आंसर बनेगा। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रेशियो से तो यही लग रहा है कि डिफरेंस कम है तो रेशियो इसकी ज़्यादा होगी। अच्छा जी, कैमरा इज टेकन अंडर वाटर एंड लेफ्ट एट डेप्थ ऑफ दिस। अच्छा, अब उसने कहा कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे गिवन है, इसका मतलब है इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। टोटल प्रेशर, टोटल भाई दो नंबरों को ऐड करके आता है, तो टोटल प्रेशर एट द बॉटम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। रो जी एच से आप इसका प्रेशर निकाल लें, जो 8 इंटू 9.8 इंटू थाउजेंड से, और उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप ऐड कर दें तो आपके पास बन जाएगी ऑप्शन डी। आई थिंक सो, इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। इन विच एग्जाम्पल आर द पार्टिकल आर इन फिक्स पोजिशन, भाई जान इसमें वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं, बेसिकली नॉट वाइब्रेट, पानी के अंदर मूव करते हैं रैंडमली, ठीक है, स्लाइड ओवर करते हैं, तो ये फिक्स पोजिशन नहीं है। यहाँ पे भी एयर पार्टिकल रैंडम मूव करते हैं, वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर ये भी रैंडमली मूव कर रहे हैं। सो आइस इन एन आइस क्यूब, वाह 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 क्या बात है, ये आइस इन एन आइस क्यूब सॉलिड होता है, तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल बेसिकली क्या करते हैं, अबाउट देयर फिक्स पोजीशन वो वाइब्रेट करते हैं। तो 15 ये 16 पे चलते हैं जी। गैस एक्सपेंड स्लोली, या टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर हमेशा आपका रिलेट करता है के ई, के ई हमेशा आपका रिलेट करता है स्पीड। यानी एक चीज तो ये पक्की तय होगी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगी। अब गैस एक्सपैंड कर रहा है भाईजान, जब एक्सपैंड करेगा तो पार्टिकल विल मूव फर्दर और अवे एंड देयर काइनेटिक, क्योंकि मैंने बताया ऊपर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो स्पीड चेंज नहीं होगी, और वो एक्सपैंड कर रहा है तो पार्टिकल विल मूव अवे। सो ऑप्शन सी इज अ वैलिड ऑप्शन। अच्छा, ये सवाल करने के लिए ना मुझे वैल्यूज खुद से सिलेक्ट करनी पड़ेगी। The air in each of the four syringes is slowly compressed so that the temperature of the air stays constant. The volumes before and after compression for each syringes are given in the table. The air in all four syringes is initially at the same pressure. कहते हैं जी प्रेशर उनका सेम है। लो जी, अब मैंने काम क्या किया कि मैंने इनिशियल प्रेशर रख लिया P1, मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट प्रेशर, यानी एक्सप्रेशन इसमें मैंने वही यूज किया जी, P1 इक्वल टू P2 मैंने P2 को सब्जेक्ट बना लिया। अब सबसे कम P2 किसका आएगा वो लगाना पड़ेगा, वो एक एक वैल्यू कैलकुलेट करके करेंगे। P1 की वैल्यू हर एक के लिए मैंने 1000 रख ली है। V1 बिफोर, ये मेरे पास V1 है, ये मेरे पास V2 है, और ये मेरे पास P1 है। इक्वेशन ठगाठक और फटाफट लगाएं, देन यू विल गेट कि सबसे कम जो प्रेशर में चेंज आ रही है वो ऑप्शन बी की आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके पास ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18, द लिक्विड इन ग्लास टेम्परेचर, ये बेसिकली लिक्विड क्यों एक्सपैंड करता है, ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चेंज होता है आपके पास। अच्छा जी, बॉइलिंग एंड वेपोरेशन आर डिफरेंट प्रोसेस, बिल्कुल बड़ी बात है जी, हमें पता ही नहीं था इसका, इन्होंने बता दिया, इनकी मेहरबानी जी। बॉइलिंग ओनली अकर्स एट द सरफेस, नो बॉइलिंग थ्रू आउट द लिक्विड। evaporation only occur when temperature, evaporation will take place at all temperature, evaporation does not change, और बाइजन पे बुखार कैसे उतर जाता है, so evaporation change करता है temperature। So when a boiling liquid is heated, its temperature, हाँ boiling हमेशा constant temperature पे होती है, fixed temperature पे होती है। So 19 का option D will be the valid option। अच्छा जी, 20 आपके पास कन्वेक्शन करंट when the water will heat up it will expand become less denser and less denser object always move in upper direction। तो ये कन्वेक्शन करंट का मैंने आपको बता दिया था। अब इसके रेफरेंस से देख लेते हैं जी, 20 में आपके पास क्या आ रहा है जी, वाटर लेस डेंसर, ये कीवर्ड आ गया, ये कीवर्ड मैंने पकड़ लिया। ये कीवर्ड वैसे दोनों में है, सी में भी और डी में भी। द वाटर अबव द हीट सोर्स राइजेस, नहीं राइज करेगा, ठीक है, लेस डेंसर ऑब्जेक्ट हमेशा राइज करते हैं। तो ये दो की पॉइंट मैंने पकड़ लिए कौन से, और इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। 21, a hot metal plate is supplied in a container made up of shiny metal। अच्छा, शाइनी सर्फेसिस जो सी होती है ना आपके पास, शाइनी सर्फेसिस वो हीट बहुत कम रेडिएट करती हैं, एमिटर
रेडिएट करना, ज़्यादातर वो हीट को क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट बैक कर देती हैं। सो कंटेनर ट्रैप्स एयर नहीं, कंटेनर भाई उसके अंदर रैप थोड़ी किया, शाइनी मेटल फॉइल मेड बनाना है तो अगर वो रैप करता तो। सो शाइनी मेटल फॉइल इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एंड शाइनी मेटल फॉइल इज अ पुअर एमिटर, ये पुअर एमिटर है, सो इसलिए वो खाने को ज़्यादा देर गर्म रखेगा। अच्छा जी, विच क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ पासिंग थ्रू पर यूनिट। क्या बात है, क्या बात है जी। ये आपके सिलेबस में भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, वहां से सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी। 23 पे चलते हैं जी। अब प्लेन मिरर जो फॉर्म है, अच्छा जो मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज होता है सेम, ठीक है। और सेकंड जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल, सो ऑप्शन बी। तो ये भी आपके फैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, मेमोराइजेशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका जो है ना, ये डबल स्टेप का क्वेश्चन है जी। इसकी डायग्राम मैंने बना दी है जी। आई आपके पास गिवन है 45, वो कहता है जी आपने आर कैलकुलेट करना है, बल्कि सिंगल स्टेप का ही है। आगे था एक, आई थिंक वो 1 2 वाले में जो डबल स्टेप का है, इस वेरिएंट में जो सिंगल स्टेप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। क्योंकि रेंज आ रही है लेस डेंसर टू मोर डेंसर, इसलिए हम यूज करेंगे एन इक्वल टू साइन आई और साइन आर। साइन आर को सब्जेक्ट बना लें, आपके पास साइन आर आ जाएगा 0.392 और साइन इनवर्स, अब ये यहाँ पे मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो 24 में आपके पास ऑप्शन बन जाती है, आई थिंक ऑप्शन ए, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। अच्छा जी, डायग्राम शो रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ कन्वर्जिंग लेंस, इसकी जरा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कहते हैं जी ओनली स्ट्रॉन्गर कैंडिडेट आंसर दिस करेक्टली। इसका आंसर तो वैसे बी है, ठीक है। द क्वेश्चन आस्क अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, on the light rays that pass through it. The most commonly selected incorrect option was C. ये incorrect है। अच्छा जी, सी सेज दैट कन्वर्जिंग बिफोर पासिंग। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पे जाए ना इसमें इन ऑप्शन बी, द रेज आर शोन डाइवर्जिंग, ये रे आपकी स्कैटर कर रही थी, ठीक है। अब इसमें से लेंस में से पास करने के बाद इनकी स्कैटरिंग कम हो गई है, इसका मतलब है कि वो रे क्या कर रही हैं, कन्वर्ज कर रही हैं। यहाँ पे अगर आप आए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में उसने लिखा हुआ जी the most commonly selected incorrect option was option G, which shows that ray converge before passing through the lens. वो लेंस की तरफ जब आ रही हैं तो वो कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। And still converging but less sharply after pass through the lens. The effect on the C is not is to reduce the converging and is the effect of the diverging. तो वो ऑप्शन सी इसीलिए आपके पास इनवैलिड है। 26 पे आ जाए जी। वाई जी वेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है ऊपर वाले कलर की और सबसे कम वेवलेंथ होती है वायलेट की। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो 26 में स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप देखें तो लाइट जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, क्योंकि v इक्वल टू एफ लैम्डा। तो इस कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। The light at X has low frequency, so option B is the valid option। 26 के बाद आता है 27। Which component of electromagnetic spectrum communicate from remote control में यूज होता है जी इंफ्रारेड, और सैटेलाइट का यूज होता है माइक्रोवेव्स। ये वो माइक्रोवेव नहीं है जो आप जिसमें खाना गर्म करते हैं, ये वो डिश एंटीना के साथ अटैच होती है, ठीक है। सो ये हो गया जी 27 हो गया। 28 पे चलते हैं जी। 28, हाँ ये ज़रा अच्छा सवाल था और ये मोस्ट चैलेंजिंग आप कह लो कि क्वेश्चन था इस पूरे में। वो कहते हैं जी स्टूडेंट क्लैप्स हिज हैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एंड हियर्स द echoes. He claps the same moment as he hears the echo of the previous clap. Another student start a stopwatch on the first clap and stop it ऑन द 11th क्लैप, यानी 10 सेगमेंट हो गए। ताली भी जाएगी ये एक, यानी 2 दफा ताली भी जाएगी तो 1 सेगमेंट हो गया। 3 दफा ताली बजाऊंगा तो 2 सेगमेंट होंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 बजाएं तो 10 दफा साउंड वेव ट्रेवल करके गई फॉरवर्ड और बैकवर्ड। जहाँ पे एको आएगी वहां पे फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं v इक्वल टू 2d/t। तो जनाब टोटल डिस्टेंस मैंने निकाल लिया 1504, लेकिन ये कितने सेगमेंट का टाइम था, 10 दफा। और मैंने एक साइड का डिस्टेंस निकालना है तो इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 10 में, आई विल गेट 150
50. सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। अच्छा जी, कंपास से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया आपके पास। जो नीडल का एरो होता है वो नॉर्थ को शो करता है, और जो टेल होती है वो साउथ को शो करता है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा इसका। तो और ये नीडल किस चीज़ से आपकी बनाई जाती है? ये नीडल बनाई जाती है परमानेंट मैग्नेट की बनी होती है बेसिकली, इसीलिए वो मैग्नेटिज्म अपना अटेन करती है। नीडल इज अ परमानेंट मैग्नेट एंड एक्स इज अ नॉर्थ पोल। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं जी। प्लास्टिक एंड वुडन रॉड आर इंसुलेटिंग मटेरियल। प्लास्टिक था एंड वूल, सॉरी वुडन रॉड कह रहा हूँ, वूल। सैंपल ऑफ प्लास्टिक एंड वूल आर रब टुगेदर, दोनों इंसुलेटर हैं। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे विच रो शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड द फाइनल चार्ज ऑन द बोथ मटेरियल। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसने किए लूज इलेक्ट्रॉन, इस पे आ गया पॉजिटिव। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया न्यूट्रल, न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो आ जाएगा पॉजिटिव, गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, यहीं पे हमारी गेम खत्म होगी, ठगा ठग तो फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका मेमोराइजेशन से भाईजान, हीटर का और फ्यूज का आपको सिंबल याद होना चाहिए। तो ये भाईजान है, ये हीटर जो आप सर्दियों में यूज करते हैं, और ये फ्यूज। सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। ये याद कर लीजिएगा सिंबल, ये काफी कंसिस्टेंसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक नंबर तो कम से कम आएगा ना आप लोगों का। अच्छा जी, एल डी आर इज टू बी यूज। एल डी आर में क्या होता है, लाइट इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होती है। ठीक है, मोर लाइट लेस रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज भी कम होगी। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं जी नो लाइट, इसका मतलब है लाइट इंटेंसिटी नेग्लिजिबल नहीं है, तो रेजिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। और लैंप को ऑन करने के लिए हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, तो वो इस डायग्राम में बनती है। वो कैसे जी, कि जब यहाँ पे आपके पास लाइट इंटेंसिटी नहीं है तो इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो अगर ये 20 वोल्ट है ना, यहाँ पे शायद कोई 0.1 वोल्ट, क्योंकि लाइट है नहीं तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, और यहाँ पे 19.9 वोल्ट ड्रॉप होंगे, इसलिए लैंप करके ऑन हो जाएगा आपका। यार लैंप आवाज़ें नहीं देता, आवाज़ें तो मैं ही निकालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया जी डन। क्वेश्चन नंबर 33, एनर्जी। एनर्जी के फार्मूले याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो होगा वी आई टी, 4 × 3 × 10, 4 3 12 12 × 10 होता है जी 120। सो ऑप्शन डी इज द वैलिड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, ये डायग्राम से मुझे पता चल गया कि ये बेसिकली क्या है जी, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, क्योंकि ये मेरे पास है स्लिप रिंग, ये तो ये आ जाएगा जी स्लिप रिंग, और ये नॉर्थ पोल है, देखिए साउथ पोल है, तो ये बड़ा आसान सा इसका आंसर है जी। इसका आंसर क्या बनेगा, 34 में मेरा आंसर बनेगा स्लिप रिंग है और साउथ पोल है डी। 35, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को हम अप्लाई करते हैं हमेशा ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो डीसी करंट से एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो 35 में देखते हैं जी क्या आ जाता है जी, क्या क्या ऑप्शन गिवन है। 35 में करंट इन द कॉइल प्रोड्यूस, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, तो उसकी वजह से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास, एंड फोर्स इज प्रोड्यूस अटैच टू द कॉइल। फोर्स प्रोड्यूस होगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब इंटरेक्ट करेगा परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से। और कॉइल स्पिन नहीं करता, कॉइल मूव करता है बैक एंड फोर्थ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ठीक है, तो 35 में हमारे पास ऑप्शन बन जाती है ऑप्शन सी। 36, फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है V1/V2 इक्वल टू N1/N2। सो V1 की वैल्यू कितनी है जी, मैंने कैलकुलेट क्या करना है जी, सेकेंडरी कॉइल N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 को बना लेते हैं सब्जेक्ट, N1/V, N1 ये बन जाएगा जी, N2 को सब्जेक्ट बनाया, N1 इंटू V2/V1। सो N1 है मेरे पास 600, 600 मल्टीप्लाई बाय V2 है 12, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया जी 240,
देन आई विल गेट 30, सो आउटपुट आंसर आ जाएगा 30, तो 36 का मेरे पास बन जाता है ऑप्शन बी। 37 अल्फा पार्टिकल अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पूछ रहा है जी कि वो डिफ्लेक्ट होते हैं लार्ज एंगल के ऊपर, कौन सी चीज़ हम इससे डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्या उसका आउट लर्निंग। मेजॉरिटी ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं। दे आर वेरी स्मॉल, बिल्कुल ठीक है। दे कंटेन मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये नहीं बता सकते, और ये लेवल्स में भी ये क्वेश्चन आता है कि इससे हमें कभी भी ये नहीं पता चल सकता कि जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाकी तीनों रिजल्ट हमें पता चल जाते हैं जी। अच्छा, इस पेपर के अंदर ना आपके पास वो उसका क्वेश्चन नहीं मैंने देखा अभी तक। अच्छा जी, ये आ गया जी। रेडियो एक्टिव मैं समझा था कि स्पेस फिजिक्स का नहीं है, लेकिन है। अच्छा जी, 38 है जी। रेडियो एक्टिव सोर्स इमिटिंग ओनली गैमा रेडिएशन, गैमा रेडिएशन को डिटेक्टर के पास रखा है। व्हाट मस्ट कॉज द काउंट रेट टू इंक्रीज, डिटेक्टर अगर दूर होगा तो काउंट रेट कम होगा। थिक शीट ऑफ लेड प्लेस बिटवीन, इंक्रीज करना है, इससे डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सोर्स एंड डिटेक्टर, उससे भी वो नहीं, गैमा रेज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा जी। हाँ ये, इट शुड बी मूव क्लोजर टू द डिटेक्टर। अच्छा जी, न्यूक्लियर फ्यूजन इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द एनर्जी। फ्यूजन में क्या होता है जी, स्मॉलर न्यूक्लियाई आपका कंबाइन करते हैं एंड देन इट विल गिव यू द लार्ज न्यूक्लियस, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप है वो हीलियम बना के देते हैं। अच्छा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सन इज, the orbit of the earth about the sun is an ellipse। हाँ, सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्स है, सो ऑप्शन बी इज द वैलिड ऑप्शन। चलो जी, अब मैं दूसरे वेरिएंट की वीडियो बनाने लगा हूँ, सो स्टे ट्यून एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बता दें, और बस मेरे साथ दें। टेक केयर, बाय बाय।